नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को अटेम्प्ट करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगी। बहुत सारे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशंस आपको सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम वर्ड फाइंड आउट करना है। पहला जो वर्ड है अपजी। अपजी का मतलब होता है क्लाइमेक्स। ठीक है, अपजी का मतलब होता है क्लाइमेक्स, या हम इसको कल्मिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है अपजी का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, को भी हम क्या कहते हैं, अपजी। ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में इसको कहेंगे पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। अपजी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्लाइमेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे देखो बिगिनिंग दिया है। बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग, मिडिल का मतलब होता है बीच, और बॉटम का मतलब होता है लोअर प्लेस ऑफ समथिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्टर। बार्टर का मतलब आपको बताना है। तो बार्टर का मतलब होगा एक्सचेंज। यहाँ पे ऑप्शन जो है नीचे दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बार्टर का मतलब होगा एक्सचेंज, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बार्टर का मतलब होता है, देखो बार्टर सिस्टम होता है। तो बार्टर सिस्टम सिस्टम का मतलब होता है विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, हम उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर का जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा एक्सचेंज। डील का मतलब होता है समझौता। ठीक है, डील का मतलब होगा समझौता, एग्रीमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, डील से जो है दो शब्द आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है डील इन, और दूसरा जो है डील विद। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। डील इन का मतलब होता है, ध्यान रखना, व्यापार करना। ठीक है, टू सेल एंड बाय थिंग्स, उसको हम क्या कहेंगे, डील इन। और डील विद का मतलब होता है चर्चा करना। ठीक है, चर्चा करना। टू बी अबाउट समथिंग को हम क्या कहेंगे, डील विद। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं कहूं ही डील्स इन रेयर बुक, तो ही डील्स इन रेयर बुक्स, इसका मतलब वो क्या करता है, वो रेयर बुक का व्यापार करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। डील्स इन का मतलब होगा व्यापार करना। और एक और एग्जांपल लीजिए डील्स विद का। तो जैसे मैं कहूं द फिल्म, ठीक है, द फिल्म डील्स विद सीरियस इशू। तो यहाँ पे देखो डील्स विद का मतलब ये जो फिल्म है वो सीरियस इशू की चर्चा करता है, या इस सीरियस इशू के बारे में है। तो डील विद का मतलब होता है टू बी अबाउट समथिंग, यानी ये जो फिल्म है किसके बारे में है, ये जो है सीरियस इशू के बारे में डील करने वाली ये फिल्म है। तो ध्यान रखना, डील विद का मतलब होता है चर्चा करना या टू बी अबाउट समथिंग, और डील इन का मतलब होगा व्यापार करना। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखना है। रिटर्न का मतलब होगा वापस करना, लैंड का मतलब उधार देना, और बोरो का मतलब होगा उधार लेना। मैस्कर के लिए आपको करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो मैस्कर का मतलब होता है नरसंहार। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्लॉटर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ड और आपको याद रखना है, कार्नेज। कार्नेज का मतलब भी होता है मैस्कर, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेप का मतलब होता है किसी को चाकू मारना। ठीक है, और मर्डर का मतलब होता है किसी की हत्या करना, और एसासिनेट का मतलब होता है किसी की राजनीतिक हत्या करना। और इसी से जो है इसका नाउन होगा एसासिनेशन, राजनीतिक हत्या। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको फिर अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो अलाक्रिटी का मतलब अलाक्रिटी का आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो पहले अलाक्रिटी का मतलब हम लोग समझेंगे। अलाक्रिटी का मतलब होगा जो ऑप्शन ए में दिया है उसका अलाक्रिटी का मतलब है, ये आपको ध्यान में रखना है। अलाक्रिटी का मतलब होगा क्विकनेस या ईगरनेस। ठीक है, उत्सुकता या जल्दबाजी को हम क्या बोलेंगे, एलाक्रिटी। और इसका अपोजिट वर्ड होगा हेजिटेशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट, डिपेंडेंस का मतलब निर्भरता, और स्लेवरी का मतलब होगा दास प्रथा या फिर जो है गुलामी, इसको हम क्या कहेंगे, स्लैवरी। तो एलाक्रिटी का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा हेजिटेशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर इसका जो है सिनोनिम पूछ दिया जाए, सिमिलर वर्ड पूछ दिया जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा क्विकनेस या ईगरनेस। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा हेजिटेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर्ट। ओवर्ट का जो है एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले ओवर्ट का मतलब क्या होगा, ओवर्ट का मतलब होगा ओपन। ठीक है, और खुल करके। और इसका अपोजिट जो एग्जैक्ट होगा कोवर्ट। ठीक है, कोवर्ट का मतलब होता है सेक्रेटली। ठीक है,
और यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है सेक्रेट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ओवर्ड का अपोजिट कोवर्ड भी होगा, सेक्रेट भी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। डीप का मतलब होता है गहरा और शैलो का मतलब होता है कम गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे जो होगा डेसिकेट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, DESICCATE, डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है कंप्लीटली ड्राई। ठीक है, कंप्लीटली ड्राई को हम बोलेंगे डेसिकेट। स्पेलिंग देखो DESICCATE, डेसिकेट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गोरिल्ला। देखो जैसे बोला जाएगा वैसे लिखा भी जाएगा, गोरिल्ला, GORILLA। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ध्यान में रखना। अ काइंड ऑफ एनिमल होता है जिसको बनमानुस भी कहते हैं, ध्यान में रखना। एक वर्ड और आपको याद रखना है, गोरिल्ला। ठीक है, GUE, इसकी स्पेलिंग होती है GUERRILLA, गोरिल्ला। ठीक है, तो गोरिल्ला का मतलब होता है छापा मार। ठीक है, गोरिल्ला वार पहले होता था, तो इस गोरिल्ला का स्पेलिंग ध्यान रखना, GUERRILLA होगा। और ये गोरिल्ला जो है काइंड ऑफ एनिमल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिस्टिलरी। देखो जैसे बोला जाएगा वैसे लिखा जाएगा, डिस्टिलरी, DISTILLLERY, डिस्टिलरी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और फैक्ट्री वेयर वाइन इज प्रिपेयर्ड, जहां शराब बनाया जाए ऐसे फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलरी। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फॉरफिट, फॉरफिट में थोड़ा ये ट्रिकी वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर के बाद यहाँ पे ई नहीं आता है, ध्यान रखना। फॉरफिट, FORFEIT, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। फॉरफिट का मतलब होता है जुर्माना या हर्जाना। ठीक है, तो फॉरफिट का मतलब होगा, ध्यान रखना, जुर्माना या हर्जाना। या फिर जो है कोई आप गलती करते हो उसके बदले में जो आप कुछ गंवाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरफिट। और यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, आर के बाद ई नहीं आएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। तो देखो ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस को हम क्या बोलते हैं, तो देखो ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस को हम बोलेंगे कन्वर्जेंस। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, convergence, स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है कन्वर्जेंस, यानी ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। हिस्टीरिया का मतलब होता है ये एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपनी संवेदनाओं पर क्या करता है, नियंत्रण खो बैठता है। इसमें व्यक्ति हंस रहा है तो हंसता ही रहता है, रो रहा है तो रोता ही रहता है। ठीक है, हिंदी में उसको बोलेंगे भावोन्माद। क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे हिंदी में भावोन्माद, ये आपको ध्यान में रखना है। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, एमनेसिया बोलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड जो है सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब होगा पेंशन, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको हम बोलते हैं आर्काइव्स। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉफर का मतलब क्या होता है, देखो कॉफर का मतलब होता है कोई लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है और विच इज यूज्ड फॉर कीपिंग वैल्यूएबल थिंग्स आर मनी। हिंदी में इसको बोलेंगे संदूक या तिजोरी। ठीक है, संदूक या तिजोरी बोलेंगे कॉफर को। पेंट्री का मतलब होगा रसोई घर। ठीक है, स्मॉल रूम वेयर फूड इज केप्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, रसोई घर। और स्कलरी का मतलब होगा, ध्यान रखना, स्कलरी का मतलब होगा बर्तन सफाई के स्थान को हम क्या बोलेंगे, स्कलरी। ये सारे भी वर्ड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपको इडियम एंड प्रूवर से क्वेश्चन है, हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस का मतलब आपको बताना है, तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। ठीक है, हॉब्सन चॉइस का मतलब ओनली वन ऑफर, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये वर्ड आया कहाँ से, ये आप समझो। देखो एक थॉमस हॉब्सन नाम के एक व्यक्ति थे इंग्लैंड में, और ये जो है स्टेबल चलाते थे। ठीक है, और ये जो है किराए पर घोड़ों को देते थे। तो इनके यहाँ जब भी कोई कस्टमर आता था तो वो वही घोड़े को देते थे जो स्टेबल के डोर के पास में होता था। और इसके अलावा कोई और कस्टमर को ऑप्शन नहीं देते थे। अगर कस्टमर को जो है वो घोड़ा लेना होता था जो ये देते थे, अदरवाइज जो है वो घोड़े को देने से मना कर देते थे। तो ये वर्ड वहां से आया है। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है ओनली वन ऑप्शन, यानी एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो। नेक्स्ट है टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज के लिए जो करेक्ट वर्ड होगा, ध्यान रखना, टू बी अनडिपेंडेबल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, नॉट ट्रस्टवर्दी या नॉट रिलायबल को हम क्या बोलेंगे, टू प्ले फास्ट एंड लूज। हिंदी में बोलेंगे इसको अविश्वसनीय, ये आपको ध्यान में रखना है।
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन, ठीक है। टू थ्रो अप द स्पंज, देखो टू थ्रो अप द स्पंज या कई बार जो है टू थ्रो अप द टॉवल भी आता है। तो ध्यान रखना ये जो है बॉक्सिंग रिंग से शब्द लिया गया है। देखो कोई भी बॉक्सर अगर बॉक्सिंग करते समय अपनी स्पंज को निकाल के फेंक देता है, इसका मतलब ये है कि वो उसने अपनी हार मान ली, ठीक है, या उसने क्या कर लिया, उसने जो है कॉन्टेस्ट को गिव अप कर दिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और कई बार टू थ्रो अप द टॉवेल यानी टॉवेल जिससे वो अपने फेस को पोंछता है बॉक्सर, अगर वो भी फेंक देता है तो उसका मतलब भी यही माना जाता है कि उसने अपनी हार स्वीकार लिया है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवागार्ड। देखो एवागार्ड एक फ्रेंच वर्ड है, पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका मतलब होता है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब समथिंग न्यू, एंड ओरिजिनल को हम क्या बोलेंगे, इनोवेटिव। तो एवागार्ड का मतलब होगा इनोवेटिव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डेलिया कैरेक्टर कौन से प्ले में आती है आपको ये बताना है। तो देखो डेलिया जो कैरेक्टर आती है वो सैमसन एग्निस्ट में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सैमसन एग्निस्ट ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्ड्स प्ले है, ठीक है। और ठीक है, वर्ड्स प्ले है, और ये जो है पैराडाइज रीगेंट के साथ जो है 1671 में पब्लिश होती है। इसके अलावा जो है ये ग्रीक मॉडल पे लिखी गई ट्रेजेडी है जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन को भी फॉलो किया गया है। और इसके अलावा जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है सैमसन के सिर्फ वन डे की पूरी स्टोरी इसमें कवर की गई है। और इसमें जो है डेलिया के अलावा कुछ और कैरेक्टर हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्फा है और मैनोआ है, मैनोआ है, ये सारे भी कैरेक्टर जो है सैमसन एक्टिस्ट में आते हैं। लिसिडास देखो ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पास्टोरल पोएम है, और ये लिखी जाती है, ध्यान रखना, 1637 में, और ये एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखी गई है, ठीक है। एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है लिसिडास जो है ये एक मोनोडी भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लिसिडास जो है एक ऐसी पोएम है जिसमें जॉन मिल्टन ने अपनी पोएटिक व्यूज भी दिए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और ट्वेल्थ नाइट जो है वन ऑफ द फोर ग्रेट कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, ये 1600 में लिखी जाती है। और मैकबेथ ये वन ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज है, और ये 1606 में लिखी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन। अलेक्जेंड्राइन देखो, अलेक्जेंड्राइन जो है ये आयम्बिक हेक्सामीटर की लाइन होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आयम्बिक हेक्सामीटर का मतलब ऐसी लाइन जिसमें 6 फीट हो, ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर इसमें 12 जो है सेलेबल्स हो, ठीक है। और स्पेंसेरियन स्टेंजा, स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है 9 लाइंस की ये स्टेंजा होती है, और इसकी जो है फर्स्ट टू एट्थ लाइन जो है वो जो है आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। किसमें होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। और इसकी जो नाइन्थ लाइन होती है वो किसमें होती है, अलेक्जेंड्राइन में होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो अलेक्जेंड्राइन जो है आयम्बिक हेक्सामीटर होती है, यानी उसमें 6 फीट होता है या फिर 12 सेलेबल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, तो ये एसोसिएटेड है, ध्यान रखना, एस टी कॉलरेज से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। देखो एस टी कॉलरेज की एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है, वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है। और ये कब आती है, ध्यान रखना, 1817 में आती है। और ये जो है 2 वॉल्यूम्स में लिखी गई पोएम है, और इसमें 23 चैप्टर्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस वर्क में जो है एस टी कॉलरेज जो है 4 पॉइंट्स को कवर करते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में अच्छे से डिफरेंस को बताया है। दूसरा जो है प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में भी इन्होंने अच्छे से बताया है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने जो कवर किया है वो है पोएटिक जीनियस और पोएटिक टैलेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। और फोर्थ जो पॉइंट इन्होंने कवर किया है वह है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखना है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है। देखो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, या कोई जो है हॉरर टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो देखो जब भी हम कोई इस तरह की चीजें पढ़ते या देखते हैं तो हमें अच्छे से पता होता है कि इसमें कुछ भी ट्रू नहीं है, सब आर्टिफिशियल है, ठीक है। हम उस पर डिसबिलीव करते हैं। तो लेकिन एसटी कॉलेज कहते नहीं, अगर आपको उस लिटरेरी वर्क को एंजॉय करना है तो जो आप उस पर डिसबिलीव करते हो कि वो सब ट्रू नहीं है, उसको आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सस्पेंड करना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा ट्रू, ठीक है। तभी आप उस लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को एंजॉय कर पाएंगे।
ये होता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। समझ में आ गया? और ये जो इनकी बायोग्राफिया लिटरेरिया का एक वन ऑफ द पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किससे एसोसिएटेड है? एसटी कॉलरिज से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस। पता नहीं ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले से ली गई है? तो ये ली गई है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, जूलियस सीजर। और ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये जूलियस सीजर के द्वारा लाइन भी बोली जाती है। और ये लाइन ये अपनी वाइफ जो है कैलिफोर्निया से बोलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैलिफोर्निया से ये लाइन ये बोलता है। इसके अलावा देखो, जूलियस सीजर ये जो है वन ऑफ द फोर रोमन प्ले है विलियम शेक्सपियर की। और ये कब लिखी जाती है? 1599 में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये जो है देखो 1596 में लिखी जाती है। और ये एक वन ऑफ द ट्रेजी कॉमेडीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। और द टेम्पेस्ट ये विलियम शेक्सपियर का जो है स्वॉन सॉन्ग है, क्योंकि ये इनकी लास्ट प्ले है। और ये कब लिखी जाती है? ध्यान रखना, 1611 में। और ये इनकी वन ऑफ द ओरिजिनल प्ले भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ओरिजिनल प्ले को जो है ड्रामेटिक रोमांसेस भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो इस तरह की जो बातें हैं, विलियम शेक्सपियर के जो है जो सारे प्लेज हैं कई कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है? तो अभी आप बस ऐसे सुनते रहो। यहाँ पे देखो जो द टेम्पेस्ट है, ये जो है 1611 में आती है। और ये क्या है? वन ऑफ द ड्रामेटिक रोमांसेस है। और ठीक है, ड्रामेटिक रोमांसेस को ओरिजिनल प्ले भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर का, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्वेल्थ नाइट ये कब आती है? ये आती है 1600 में। और ये वन ऑफ द फोर ग्रेट कॉमेडीज है। इतने सारे फैक्ट्स आपको तैयार रखने हैं। स्टन डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, हु इज द स्टन डॉटर? तो देखो स्टन डॉटर यहाँ पे कहा गया है ड्यूटी को, ध्यान रखना। ये इनकी एक ओड है। और ये जो है ध्यान रखना, ये लिखी जाती है 1805 में। और इसको पब्लिश कराया जाता है 1807 में, पोएम्स इन टू वॉल्यूम में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, स्टन डॉटर किसको कहा गया है? ड्यूटी को। और ड्यूटी जो है इनकी वन ऑफ द ओड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। और ये जो है कौन से पोएम से लाइन आती है? तो ये लाइन आती है इमॉर्टलिटी ओड से। ध्यान रखना है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को मीनेस्ट फ्लावर कहते हैं, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर। तो ध्यान रखना है, ये कौन से पोएम में कहते हैं? तो ये कहते हैं इमॉर्टलिटी ओड में। और ये जो पोएम है, इसको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ 1803 से लेकर के 1806 के बीच में लिखते हैं। और ये जो है 11 स्टेंजास की पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको 1807 पोएम्स इन टू वॉल्यूम में पब्लिश कराया गया। और इसकी थीम क्या है? ये भी आपको ध्यान रखना है, मैन वर्सेस नेचर, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है इमॉर्टलिटी ओड की थीम है, ये आपको ध्यान में रखना है। टिंटन एबे, देखो ये जो है 1798 में लिखी जाती है। और इसको लिरिकल बैलेट में पब्लिश कराई जाती है 1798 में ही, ये आपको ध्यान में रखना है। और लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, ये भी आपको ध्यान रखना, टिंटन एबे एक ड्रामेटिक लिरिक है। प्रिलूड जो है ध्यान रखना, ये 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है। और इसको 1850 में इसको पब्लिश कराया जाता है। और ये भी ध्यान रखना, ये जो है 14 बुक्स में आती है। और ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई ये पोएम है प्रिल्यूड। और ये जो है ध्यान रखना, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है, इसको भी आपको याद रखना है। एक्सकर्सन 1814 में आती है। और इसमें देखो 9 बुक्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। बताना है आपको, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइंस हैव बीन टेकन। तो ये लाइन ली गई माय हार्ट लीप्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, माय हार्ट लीप्स अप, ये सब टाइटल है द रेनबो का, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पोएम 1802 में लिखी जाती है। और इसको पब्लिश कराया जाता है 1807 पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पोएम है सिर्फ 9 लाइंस की पोएम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, ये लाइन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इन्होंने कहाँ यूज किया था? तो ध्यान रखना, माई हार्ट लीव्स अप में। और इसके बाद जो है ये लाइन फिर से रिपीट होती है इमॉर्टलिटी ओड में। और उसकी जो वो फर्स्ट लाइन बनती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है।
देखो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन का जो मतलब होगा ये होगा कि देखो किसी भी जो है व्यक्ति की जो चाइल्डहुड की जो बिहेवियर होती है या जो उसकी एक्टिविटीज होती है वही आगे चलकर जो है उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बनाती है। तो समझ में आया, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और ये जो है एपिग्राम का एग्जाम्पल भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो जो लूसी पोएम्स आते हैं, तो कौन कौन से लूसी पोएम है एक बार जल्दी से आप सुन लीजिए। देखो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, ये है। इसके अलावा जो है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज है, आई ट्रेवल अमंग अननोन मेन है। इसके अलावा जो है 3 years सी ग्रू इन सन एंड सावर, 3 years सी ग्रू इन सन एंड सावर का जो सब टाइटल है ध्यान रखना, एजुकेशन ऑफ नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो लास्ट इनकी लूसी पोएम है वो है द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी। तो ये 5 इनकी लूसी पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो है टू माई बटरफ्लाई, ये भी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की वन ऑफ द पोएम्स है। और इसको जो है 1802 में लिखा जाता है और इसको भी 1807 में पब्लिश कराया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको याद रखना है। देखो इसके अलावा लूसी ग्रे पोएम है, लूसी ग्रे, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है और ये सेपरेटली पब्लिश होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको जो है 1799 में लिखी जाती है और इसको 1800 में पब्लिश कराई जाती है। और लूसी ग्रे का जो सब टाइटल है ये भी आपको याद रखना है, सॉलिट्यूड। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्स अस। आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है कौन से पोएम से कोटेड है, तो ये ध्यान रखना है ये कोटेड है टिंटन एबी से। देखो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो इस लाइन का जो मतलब है ये बहुत ही फेमस लाइन है, कई बार ये लाइन रिपीट हुई है कि देखो जो भी नेचर से लव करेगा यानी जो नेचर का केयर करेगा फिर नेचर भी उसकी केयर करती है। तो समझ में आया ये लाइन कहाँ से है, ये लाइन है टिंटन एबे से। और इसके अलावा जो है डैफोडिल्स, डैफोडिल्स जो है इसकी सब टाइटल आपको याद रखना है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, लोनली एज अ क्लाउड, ये जो है इसकी सब टाइटल है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पोएम 1804 में लिखी जाती है और इसको पब्लिश कराया जाता है 1807 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में। इसके अलावा जो है रिटन इन स्प्रिंग, ये भी देखो ये भी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। और ये कब पब्लिश होती है ये आपको ध्यान में रखना है, ये देखो पब्लिश होती है 1798 में और ये लिरिकल बैलेट के साथ पब्लिश होती है। और ये जो पोएम है एक लैंडस्केप पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन बोरोड द थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम। तो देखो मिल्टन ने जो है कॉमर्स की थीम जो है कहाँ से बोरो किया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन बी हो जाएगा होमर्स के ओडिसी से। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है, होमर का जो इलियड और ओडिसी है ये एक एपिक है और दोनों पोएम जो है 24 कैंटोस में लिखे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वर्जिल का एनिड, ये भी एक एपिकल पोएम है और ये जो है 12 कैंटोस में लिखी गई पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और स्पेंसर का जो है फेरी क्वीन, ये एक एपिकल पोएम है और ये 6 कैंटोस या जो है 6 बुक्स में लिखी गई, ये आपको ध्यान में रखना है। और मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट है वो हम सबको पता है, वो 12 कैंटोस में लिखी गई एक एपिकल पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स। आपको ये बताना है कि ये है दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सोनेट रिटन बाय मिल्टन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट। तो देखो सोनेट की जो टाइटल है यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। देखो व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी की जो फर्स्ट लाइन है वो है कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है इनकी वन ऑफ द सोनेट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सोनेट कब आती है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आती है 1642 में। इसके अलावा जो है देखो टू द लॉर्ड जनरल फॉरफिक्स, ये भी जो है जॉन मिल्टन की सोनेट्स हैं। इनफैक्ट ये चारों जो है जॉन मिल्टन की सोनेट्स हैं। और देखो टू द लॉर्ड जनरल फॉरफिक्स ये कब आती है, तो याद रखना ये आती है 1648 में। और टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल ये कब आती है, तो ध्यान रखना ये आती है 1652 में लिखी जाती है। और लास्ट जो है ऑन द लेट मैस्कर इन पिडमोन, ये कब लिखी जाती है, तो ध्यान रखना ये लिखी जाती है 1655 में। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जॉन मिल्टन जो है 24 सोनेट लिखे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें से जो है 18 सोनेट्स जो है इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है और 6 सोनेट जो है इन्होंने अपना ये इन्होंने लैटिन में लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद इन्वोकेशन। आपको बताना है कि कौन सा बुक है जो पैराडाइज लॉस्ट का जो है इन्वोकेशन से स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना बुक नंबर 3, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि हाउ मेनी टाइम्स जॉन मिल्टन इन्वोक्ड स्पिरिट ऑफ लाइट। तो ध्यान रखना जॉन मिल्टन जो है स्पिरिट ऑफ लाइट को जो है
पैराडाइज लॉस्ट में 3 टाइम्स इन्वोक किए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पैराडाइज लॉस्ट जो है ये कब पब्लिश होती है फर्स्ट टाइम, ये पब्लिश होती है 1667 में 10 बुक्स में, और फाइनली ये पब्लिश होती है 1674 में 12 बुक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले डज विलियम शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स। तो देखो प्यूरिटन्स पे अटैक विलियम शेक्सपियर ने 12th नाइट में किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मॉलवोलियो कैरेक्टर के थ्रू जो है इन्होंने प्यूरिटन पे अटैक किया है। और एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो है थ्रू द कैरेक्टर साइलॉक, ठीक है, थ्रू द कैरेक्टर साइलॉक जो है इन्होंने जू पर अटैक किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस ये कब आती है, 1596 में आती है, 12th नाइट 1600 में आती है, और एज यू लाइक इट ध्यान रखना 1599 में आती है, और मच एडो अबाउट नथिंग ये कब आती है, 1598 में आती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो प्रीफेस टू शेक्सपियर के जो ऑथर है वो ध्यान रखना डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना ये जो है लिखी जाती है 1768 में। प्रीफेस टू शेक्सपियर कब लिखी जाती है, तो ध्यान रखना 1768 में लिखी जाती है, और ये ऐसे फॉर्म में लिखी गई एक वर्क है, और ये 3 पार्ट्स में लिखी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज व्हाट इज इन नेम। आपको बताना है कि ये जो लाइन है विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले में बोली गई है, तो ध्यान रखना ये बोली गई है रोमियो एंड जूलियट में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी होगा। और ये ध्यान रखना विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द ट्रेजेडी है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये कब लिखी जाती है, 1595 में लिखी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो ये पूरा लाइन है, व्हाट इज ए नेम दैट which we call a rose by any other name would smell as a sweet। ये पूरा जो है लाइन है। और देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि देखो जूलियट जो है चीजों के नामकरण में वो बिलीव नहीं करती, ठीक है, उसको वो इररेलेवेंट मानती है। वो कहती है कि अगर आप रोज का कोई दूसरा नाम रख देंगे तो भी रोज जो है जो फ्रेग्रेंस देता है वो देगा। और ऐसे ही जो है जो एक ब्यूटीफुल यंग बॉय है उसका अगर आप दूसरा भी नाम रख देंगे तो भी वो एक ब्यूटीफुल यंग बॉय ही रहेगा। तो ध्यान रखना ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई है, तो ये जूलियट के द्वारा बोली गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लाइन एक्ट 1 सीन 2 में बोली गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्ट 2 और सीन 2 में ये लाइन बोली गई है। तो देखो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बहुत सारी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस आपको ज़रूर सीखने को भी मिला होगा, और बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो देखो इस तरह की जो है वीडियोस मेरे कंटिन्यू आते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके।